अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, करम है अल्लाह का। आप लोगों की दुआएं हैं। वालेकुम अस्सलाम। 9:30 और अभी तक हमारे पास तकरीबन 30 लोग हैं, 30-34 लोग हैं। और थोड़ा सा ना ध्यान रखा करें। मैं सुबह घर से निकलता हूँ और ऑफिस आके आप लोगों को लेक्चर देता हूँ, तो मैंने ऑफिस भी आना होता है और फिर भी मैं 9:30 पे लाइव आ जाता हूँ। तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी 9:30 पे यहाँ पे हों सब लोग। मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप लोगों को टाइम दूँ तो 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ कि 5 मिनट में आपका वेट करूँ और 9:35 पे हम क्लास जो है वो बाकायदगी से स्टार्ट कर दें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जब तक बाकी सब लोग नहीं आते, मुझे कुछ एक ईमेल आई है और उस ईमेल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल अटेंडेंस नहीं लगाई। मैं उनके ज़रा नाम बोल देता हूँ। काफ़ी लोग हैं वो, पता नहीं अभी तक अटेंडेंस लगाना नहीं आया आप लोगों को या क्या मसला आ रहा है। तो ये मैं उनके नाम वन बाय वन बोल देता हूँ, तो आप लोग उसको देख लें। अगर आपका नाम भी है इसमें तो मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आप लोगों ने अपना जो अटेंडेंस फॉर्म वाला लिंक है उसको कहीं सेव करके रख लें। जैसे ही आपका लेक्चर स्टार्ट होता है उसको ऑन कर दिया जाता है और सारी की सारी आपकी जो अटेंडेंस है वहाँ पर लग सकती है। और 11:45 तक आपके पास टाइम होता है। आप उस फॉर्म को फिल करके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। तकरीबन 11 बजे हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है और 11:45 तक का आपके पास टाइम है कि आप जो है वो अपनी अटेंडेंस उसमें लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये 90-95 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल अटेंडेंस लगाई ही नहीं है। उनके मैं नाम बोल देता हूँ वन बाय वन। अली रहमान है, मोहम्मद अब्बास, उस्मान सईद, मोहम्मद मतीन मोहसिन, मोहम्मद फैज़ान अशरफ, उमर अमीन, फैसल उस्मान, तौसीफ रफ़ाकत, अतीका इरम, मोहम्मद रिजवान शौकत, आबिद महमूद, मोहम्मद फ़हद, हाफिज़ मोहम्मद अवैस, उमैर सईद, हाफिज़ समीउल हक, सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह, हमास मकसूद, अब्दुल हन्नान, फैज़ान रहीम, मोहम्मद हसन, ज़ौक उस्मान, सैयद अम्मार हैदर, वसीम अब्बास, मोहम्मद ज़िया रसूल, सरफराज अहमद, हाफिज़ मोहम्मद अशफाक, अब्दुल बासित, मोहम्मद बिलाल अकमल, वकास विकी, फरियाल अहमद, साकिब बख्तियार, अवैस अफजल, दाऊद सुलेमान, अबू बकर मुनीर, उसामा सलीम, कबीउल्लाह, जावेद लियाकत, मुसद्दिक हमीद, अरसलान असगर, दिलावर खान, आसिफ रजा, मीर शाह, शाहिद इमरान, आबिद सईद, हफ्सा लतीफ़, मरियम इसहाक, फ़िज़ा तारिक, जाहिद अब्बास, मोहम्मद मुख्तार, हिरा महफूज, सैरिश बशीर, अहमद जवाद, ज़ीशान, नुमान खावर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हसन रहमान, सादिया आज़म, महक सहर, ताहिरा सरदार, उमर हबीब, निदा आशिक, समरा मुख्तार, शेख सायरा सलीम, तौसीफ अहमद, आबिद अली, आमिर सुहेल, रियासत अली, उसामा इकराम वड़ाइच, मदीहा अनवर, मरीम असगर, समाविया रहमान, मोहम्मद उमैर जाहिद, अक्सा उमर, अकबर अली, मोहम्मद उमैर खालिद, वसीम सज्जाद, नायाब नवीद, मोहम्मद जुल्करनैन, जोबिया अरशद, मोहम्मद अब्बास, जफ़र और हिना जावेद, हमजा इम्तियाज़, उसामा सलीम, ज़ुबैर, मोहम्मद अहमद, खुरम इकबाल, मोहम्मद इमरान, अरसलान ज़ैद, ज़ियाउर रहमान, सबा नसरीन, साजिद महमूद, शहबाज हुसैन, मोहम्मद मोहसिन अली और वसीम अकरम। अब ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने कल अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं की
और आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं मार्क करते। और एक अटेंडेंस का लिंक है, उसको आपने सेव करके रख लेना है, उसको अपने पास रखना है, जैसे मर्जी सेव कर लें, कहीं नोट पैड पे सेव कर लें, कहीं गूगल क्रोम में बुक मार्क कर लें उसको। तो उसको रोजाना खोल के 1-2 मिनट लगते हैं फॉर्म फिल करने में, उस अटेंडेंस को लगाया करो यार। सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि रोज की हमारी अटेंडेंस मार्क हो रही है? जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो वो मार्क हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि रोजाना इस तरह जो है वो सब लोगों के नाम बोल दिया करूं, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कल मेरी अटेंडेंस लगी है या नहीं। हिरा महफूज कह रही हैं सर आई वॉज प्रेजेंट बट अटेंडेंस नहीं लगाई। तो ये अब आपकी नाअहली है ना, देखें कि आपने क्यों नहीं अटेंडेंस लगाई। और आई फॉरगेट ये तो जरूरी हिस्सा है, इसके बगैर आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना। आप स्किल तो ले लोगे यहाँ से, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा ना, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने वो अटेंडेंस मार्क की है। अच्छा जी, फिर ये कुछ जो GCW UF की कुछ स्टूडेंट्स हैं, अलीना रियाज, बुशरा, इकरा शौकत, महविश मकसूद, सहर तालिब और यमीना ताहिर, ये वो लोग हैं जिन्होंने GCW के ये लोग हैं और इन्होंने कल अटेंडेंस नहीं लगाई। बाकी जो मैंने सारे नाम बोले पहले वो UAF के स्टूडेंट थे। हाँ जी, अंजला साहब का मैसेज आया है, वो देखें, वो कह रहे हैं कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड और रिकॉर्डेड का मैसेज आता है जब आप सबमिट करते हैं फॉर्म, ठीक है। तो जब आपको ये मैसेज आ जाए इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। अब मेक श्योर कि आपने अटेंडेंस ठीक लगाई हो। अपना अपने क्रेडेंशियल सही लिखने हैं, अपना नाम और अपना CNIC वगैरह। वसीम अकरम कह रहे हैं कि सबसे लास्ट वाला मेरा नाम है, मैंने लगाई थी। वसीम, ये भी मेक श्योर करना होता है कि 11:45 से पहले लगाइए। अगर 11:45 से पहले आपकी अटेंडेंस लगी है तो फिर आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें कि वो अटेंडेंस आपकी क्यों मार्क नहीं हुई, अगर आपने 11:45 से पहले पहले अटेंडेंस लगाई थी। ये UAF की लिस्ट है जी, दोबारा से देख लें, मैं एक दफा शुरू से दिखा देता हूँ, गौर से देख लेना इसको। ये मैं वन बाय वन स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने कल अटेंडेंस नहीं लगाई। सर अटेंडेंस का लिंक रोज दिया जाएगा? भाई अटेंडेंस का एक ही लिंक है, मैं रोजाना शेयर करने का क्या फायदा है? मतलब आप उसको सेव नहीं करके रख सकते कहीं पे, जब पता है कि उसी लिंक पे जाकर रोजाना अटेंडेंस लगानी है। आई वांट टू कम लाइव प्लीज शेयर द लिंक, मोहम्मद सुफियान। चले मैं करता हूँ शेयर। हंसला साहब को हम लाइव ले लेते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें और आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें। मैं अपनी जरा स्क्रीन रिमूव कर रहा हूँ। मंजुला साहब आ रहे हैं, अभी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, डोंट वरी। ये जितने लोगों को अटेंडेंस का प्रॉब्लम आ रहा है ना, अभी अभी क्लियर हो जाता है। लें सर, अंतला साहब को लिंक चला गया है, लाइव कर सकते हैं, आप ज्वाइन करें अब। आई एम वेटिंग फॉर यू।
हाँ जी, ऑफिशियल अटेंडेंस का जो टाइम है वो 9:30 से 11:45 तक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट का सवाल आया कि सर लिंक सेव कैसे करना है। अब ये इस तरह के यार क्यों क्वेश्चन पूछते हो आप लोग? कंप्यूटर के यूजर हो, और यूजर, एक कंप्यूटर का यूजर जो है वो इतने से तो काम कर सकता है ना। अब जैसे ये कोई लिंक है मेरी, ये स्ट्रीम यार्ड है, कोई लिंक है, उसका मैंने लिंक कॉपी करके कहीं नोटपैड में सेव कर लिया, और या फिर मैंने कहीं पे जो है वो अपने वर्ड फाइल के अंदर उसको सेव कर लिया, बुक मार्क कर लिया उसको। ठीक है, वो कोई मुश्किल काम तो है नहीं। या इसका भी डेमो दिखाऊं मैं? आते हैं अंजला साहब, फिर वो दिखाएंगे आपको। ये लें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? ये बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं जी अटेंडेंस नहीं लग रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जरा इनको थोड़ा सा दोबारा से गाइड कर दें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनको बार बार प्रॉब्लम आएगी, और क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी जो है वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है वो ज़्यादा, और उनको थोड़ा-सा इन चीज़ों का नहीं पता। तो उनको ये क्लियर हो कि क्या वो जो लिंक है वो सेम उसी लिंक पे आना है, हमने कब से कब तक आना है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, एक दफ़ा दोबारा से बता। वो, वो, वो आपने अटेंडेंस लगानी है 9:30 टू नेट पे सोती। सर आवाज आ रही है अब आपको मेरी? हेलो। जी, जी, अब ठीक है कुछ। जी जी, वो बस वो इंटरनेट थोड़ा ड्रॉप हो गया था। वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपकी अटेंडेंस है वो 9 AM से 11:45 PM तक मार्क हुआ करेगी। पहले तो एक कॉन्स्टेंट अटेंडेंस में आ गया टाइम का। ठीक है। सेकंड थिंग इज डैट सर आवाज़ कट रही है अटेंडेंस आपकी, का लिंक बोलिए ना। आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है ग्रुप में। कट रही है अब आवाज़। ठीक है सर? आप जो अभी भी कट थोड़ा-सा, रही है? हाँ, थोड़ा कट-कट के आ रही है। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ अगर जिन्होंने नहीं सुन सके। सर जी, एक्चुअली ना इधर बैठे हैं लैब में तो इंटरनेट नहीं आ रहा, आपको पता है वो जैमर्स लगे हैं तो इंटरनेट काफी। अंजला भैया आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है सर आवाज? बीच में रुक जाती है। आप ऐसा करें, अपनी वीडियो ऑफ करें, शायद हो सकता है फिर आवाज के ऊपर कोई फर्क पड़े। आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन आ करें। रही है? हाँ, अब आ रही है, अच्छा। अगर आती रहे तो। जी अल्लाह करे जी आती रहे ताकि मैं कंप्लीट कर सकूं अटेंडेंस हाँ जी। हाँ। सर आप इंटरनेट का कर लें का कुछ लिंक सबसे तो। पहले शेयर पोस्ट पे जाना है। और आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है सर, आप ऐसा करें, आप ना इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, मैं दोबारा से आपको लाइव ले लेता हूँ। चलें ठीक है सर। ठीक है, उसका ना थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लें, वो मोबाइल पे से अगर आप आ सकते हैं हॉटस्पॉट करके। चलें मैं आता हूँ, मोबाइल पे से आता ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। हूँ। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था अब लिंक सेव करने की। क्या नाम है जी आप लोगों के ग्रुप का?
आजकल फेसबुक का सर्वर भी कुछ स्लो हुआ है। ये मैंने आपका ग्रुप खोल लिया, अगर आज खुल जाए तो। चल भाई चल। अच्छा, ये हमारा अटेंडेंस का लिंक है जो सामने पड़ा हुआ है। ग्रुप खुलते ही जो पहली पोस्ट आपको नजर आएगी वो है कि हेयर इज द अटेंडेंस लिंक। आपने क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करना भी मैं सिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये क्लिक हो गया और ये आपका अटेंडेंस वाला फॉर्म जो है वो खुल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने जैसे ही ये फॉर्म खुल जाएगा तो उस फॉर्म को हमने बुक मार्क कर लेना है। एक तरीका है बुक मार्क करने का, सीधा सीधा ये स्टार बना होता है यहाँ पे ना। ठीक है, स्टार बना होता है और स्टार के ऊपर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। इस स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डन कर देंगे। अच्छा, अब जब डन कर दिया तो जब भी आप नया टैब खोला करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो उसका बुक मार्क जो है वो आपको नजर आ जाएगा। मैं पहले वाले पुराने बुक मार्क्स जो हैं वो कुछ रिमूव कर लेता हूँ ताकि नजर आ जाए हमें। लें जी, अब जैसे ही आपका बुक मार्क खुलता है तो ये देखें अटेंडेंस GCWUF वाला लिंक जो है वो आपके पास सेव है। आपने रोजाना आना है, न्यू टैब को ओपन करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो वो आपका अटेंडेंस वाला फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। आपने इस फॉर्म को फिल करना है और जो है वो आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो ओके हो जाएंगी। सर मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, आप प्ले कर देना अपने लैपटॉप के माइक के आगे। चलें जी, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो अब ये बुकमार्क करना आ गया किसी को? अभी तक किसी को ये मसला आ रहा हो कि बुकमार्क कैसे करना है या लिंक को कैसे सेव करना है तो वो मुझे बता दें, मैं फिर बाद में लेक्चर दे लेता हूँ। आज हम यही करेंगे, आप लोगों को यही सिखाएंगे कि अटेंडेंस कैसे लगानी है। ये जिन लोगों को वीडियो क्वालिटी का मसला आ रहा है, बेटा अपना इंटरनेट ठीक करो। मेरे पास यहाँ पे ना स्टॉर्म फाइबर चल रहा है, ठीक है? तो अगर आपका इंटरनेट ठीक है तो आपकी वीडियो क्वालिटी भी ठीक है। ये नजर आ रहा है? पिन पोस्ट ही किया हुआ है, अल्लाह के बंदो अटेंडेंस को। इतना बड़ा मसला नहीं था जितना आप लोगों ने ना इसको बना लिया। एक फॉर्म फिल करना है आप लोगों से, वो फॉर्म नहीं फिल हो रहा, उसी फ्रीलांसर की पढ़ना है। अटेंडेंस में दिखा रहा था आप लोगों को, उसको एक दफा दोबारा से देख लें। ये जिन लोगों के नाम इसके अंदर मौजूद हैं इसका मतलब ये है कि उनकी कल की अटेंडेंस नहीं लगी। ठीक है, चलेंगे। ये वो लोग थे जिनकी अटेंडेंस कल की नहीं मार्क हुई। जो भी अब आपके मसले मसाइल हैं, आप अपने लैब मैनेजर्स जो हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, हंसला साहब से, आदिल साहब से, और उनसे कहें कि सर मेरी अटेंडेंस जो है वो कल की नहीं लगी। ठीक है, आप लोगों के पास उनकी क्यूरी भी है, क्यूरी फॉर्म है, उसको फिल करें। जो भी आप लोगों की क्यूरीज हैं आपने उस फॉर्म के अंदर जाके बतानी है और जो भी आपके मसले हैं आपने उनसे रिजॉल्व करवाने हैं। चलें जी, आ जाए जरा आप लेक्चर की तरफ चलते हैं। और कल क्या पढ़ा था, पहले मुझे कल का याद करवाएं ताकि फिर हम आज का लेक्चर उस हिसाब से जो है वो देखें कि आज क्या पढ़ना है। कल हमने, मेरा ख्याल है कि कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस किया था, और आज जो है वो हमने वेबसाइट, और वेबसाइट होती क्या है,
डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे अपनी HTML की तरफ। ठीक है, बस ओके, बस एक दफा जब बंदा एक बता देता है ना कि फ्रीलांसिंग डिस्कस की थी, फिर उसके बाद सारों को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, डोमेन एंड होस्टिंग पढ़ी थी, वो थोड़ा सा ओवरव्यू था, उसको डिटेल में इंशाल्लाह फिर दोबारा से पढ़ेंगे। और ठीक है, कल मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आपने रैम्प और सबलाइन टेक्स्ट जो है वो इंस्टॉल करना है, तो कितने लोगों का इंस्टॉल हो चुका है? रैम्प और सबलाइन टेक्स्ट कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया हुआ है? बाबर अली कह रहे हैं कि सर फ्रीलांसिंग रिपीट कर दें। बाबर, आपका जो क्वेश्चन है ना कि उस फ्रीलांसिंग के अंदर कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन मुझे बताओ, मैं पूरा लेक्चर दोबारा से सिर्फ आपके लिए जो है वो रिपीट नहीं कर सकता। हाँ, अगर बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है उसमें तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड, काफी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। अच्छा, अभी जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, जिन लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा हो, मैंने कुछ कमेंट्स भी देखे हैं आप लोगों के, तो जिन लोगों को जैप में या सबलाइन के अंदर कहीं पे इंस्टॉलेशन के अंदर मसला आ रहा है, तो मैंने कल एक पोस्ट की थी, उस पोस्ट के अंदर एक लिंक दिया था, और उस लिंक के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपका कोई भी मसला आ रहा है तो वो सारे का सारे मसले आप उस फॉर्म को फिल करें और उस फॉर्म के जरिए अपने जो SNE हैं हमारे शेजर और आसिफ, उनको बताएं, ताकि आपके वो मसले जो हैं वो सॉल्व कर दिए जाएं। बाबर, आपने कल का लेक्चर नहीं लिया आई थिंक सो ना, इसलिए आपको समझ नहीं आई। मैं एक बच्चे को इस तरह से ये नहीं बता सकता कि फ्रीलांसिंग क्या है, कल पूरा लेक्चर फ्रीलांसिंग के ऊपर हुआ है, तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है आपका जो रह गया। ऐसे मैं किसी का जवाब नहीं देता, कोई टेक्निकल सवाल है, कोई मुझे लगेगा ना कि एक्चुअली ये सवाल है, तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा जी, इधर आ जाएं जरा। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज हमने पढ़ना है कि एक डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। डायनेमिक वेबसाइट। अच्छा, डायनेमिक वेबसाइट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं स्टैटिक वेबसाइट का। हाँ जी, मैं बड़े बड़े ठीक ही हैं जी, मैं मसला ही कोई नहीं है मेरे लिए। मैं मुझे जो है वो पता लग जाता है कि कौन जो है वो एक्चुअल सवाल पूछ रहा है और कौन जो है वो सिर्फ क्लास का लेक्चर का जो डेकोरम है वो खराब करना चाहता है। तो आप लोग शायद जो है वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि लाइट ले लें, लेकिन डोंट वरी, ये कोई पहली दफा मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? हम एक पेज बनाते हैं और उस पेज के ऊपर एक इमेज लगा हुआ है, और एक जो है वो आपका कोई कंटेंट है टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, और टेक्स्ट फॉर्म के अंदर सारी की सारी चीजें हैं, जिस ऐसा लेआउट है जिसके ऊपर कोई चीज रोजाना के रोजाना चेंज नहीं होती। उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि हम किसी वेबसाइट का अगर अबाउट अस का पेज बनाते हैं, तो अबाउट अस का पेज के अंदर हम उस कंपनी के बारे में लिखते हैं कि वो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, सारी की सारी बातें। तो मतलब इसका ये होता है कि आप अ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैटिक फॉर्म के अंदर देना चाहते हो, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आपने रोजाना रोजाना चेंज नहीं करना होता। ठीक है, रोजाना रोजाना चेंज करने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि अबाउट अस का एक पेज हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है। अबाउट अस के पेज के अंदर आप क्या करते हो, अपनी टीम के बारे में लिखते हो, तो टीम मेंबर्स हम रोजाना रोजाना तो चेंज नहीं करते ना। तो ऐसा कंटेंट, ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट बारहा चेंज नहीं होता, उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। और ऐसी वेबसाइट जिसका जो कंटेंट है उसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, उसके बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस लगी हुई होती है, जिस डेटाबेस के अंदर जाके डेटा स्टोर होता है, और मुख्तलिफ किस्म की चीजें रोजाना चेंज होती रहती हैं। कुछ स्लाइडर्स हैं, वो स्लाइड कर रहे होते हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, नए नए
आर्टिकल्स आ रहे होते हैं। एक मेरा ब्लॉग है हूट रैबिट के नाम से ना। अच्छा, ये हूट रैबिट का जो ब्लॉग है वो क्या करता है कि जो नई नई टेक न्यूज़ है वो सारी की सारी इस ब्लॉग के ऊपर पब्लिश की जाती हैं। और जो जो दुनिया के अंदर नया कुछ भी होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी जाती है, और लोग आते हैं उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और उनके लिए वो फायदामंद होती है। जैसे अब यहाँ पे है जी, बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स फॉर कोर्स यू विल सी टुडे, एंड यूट्यूब इज टेस्टिंग प्रोडक्ट्स इन वीडियोज, फीचर फॉर शॉपिंग लिंक्स, इनोवेशन कोड्स एंड देयर परस्पेक्टिव। ठीक है, मास डिमांड्स बजट फ्रॉम वाइट, एन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर द स्टनिंग पावर ऑफ आवर स्टार सन। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। अच्छा, अब ये अबाउट अस का पेज है। अगर हम अबाउट अस का पेज इसका विजिट करते हैं तो देखें जरा, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है कि हूट रैबिट इज द ओनली ऑनलाइन लाइव ब्लॉगिंग न्यूज वेबसाइट प्लेटफॉर्म ऑन द ग्लोब प्रोवाइडिंग टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये अबाउट अस का जो इसका सेक्शन है, इसके अंदर ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अबाउट अस तो वही है ना कंपनी का। जो जो स्टार्ट करते हैं हम जब कंपनी, तो हमारा जो विजन और हमारा जो मिशन होता है वो सारे का सारा यही होता है। और वो एट द एंड ऑफ दैट कंपनी, उसकी जब लाइफ खत्म होती है तो भी उसका विजन और मिशन जो है वो बहुत कम होता है कि हम उसको चेंज करते हैं। तो ऐसी वेबसाइट, ऐसा पेज जिसका कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता, रुका रहता है, खड़ा रहता है, सेम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक स्टैटिक वेबसाइट है। लेकिन ऐसी वेबसाइट, ऐसा पेज, ऐसा लेआउट जिसका कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और उसको हम अपडेट करते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो है वो डायनामिक वेबसाइट है। जैसे अब यहाँ पे ये आर्टिकल लगा है, कल को मैं कोई और आर्टिकल पोस्ट कर देता हूँ तो वो और आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आर्टिकल खुद ब खुद मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको हम अब यहाँ पे एड्स वगैरह आप लोगों को नजर आ रही हैं गूगल की। आपको ये भी एक एड्स हैं, लोग आते हैं इस पूरे आर्टिकल को भी पढ़ते हैं और साथ कहीं ना कहीं इस एड के ऊपर क्लिक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से डॉलर्स जो है वो बनते हैं और गूगल एडसेंस के जरिए ये ब्लॉग जो है वो पैसे कमाता है। ठीक है, तो डायनेमिक वेबसाइट की एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, कि डायनेमिक वेबसाइट की एग्जांपल एक ब्लॉग हो सकता है। ठीक है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है। ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ साथ कोई अमेजॉन एफिलिएटेड वेबसाइट या एफिलिएट वेबसाइट, कोई भी किसी भी किस्म की अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट। ठीक है, फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को हम जो है वो क्यों कहते हैं डायनामिक वेबसाइट, क्योंकि पोर्टफोलियो भी चेंज होता है। और पोर्टफोलियो चेंज होने का मतलब ये है कि आज मेरी जो स्किल है वो कम है, कल को जो है वो ज्यादा स्किल्स हो जाएंगी और ये सारे का सारा काम जो है वो चल जाएगा। तो इस तरह आप लेके उसको चल सकते हो, जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती रहती हैं आप अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को उस तरह इनहेंस करते रहते हो और नई नई चीजें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते रहते हो। जब स्टैटिक वेबसाइट की बात करते हैं तो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर आपका अबाउट अस आ जाता है। ठीक है, अबाउट अस का पेज हम किसी वेबसाइट पे बना लेते हैं, वो स्टैटिक पेज क्यों कहलाता है, क्योंकि वो अबाउट अस उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और उस कंपनी की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद कोई आर टीम की कोई मैंने वेबसाइट बनाई है और या कोई पेज बनाया है, तो आर टीम के अंदर मैंने अपने जो सीईओ डाले, डायरेक्टर डाले, और मैंने उसके अंदर प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया मार्केटर्स और ये सारी की सारी चीजें डाली। तो उसको हमने जो है वो अब टीम जो है वो टाइम टू टाइम चेंज तो नहीं होनी ना। मतलब ये है कि आप रोजाना तो नहीं आए आए दिन अपनी वो जो है कोई सीईओ को चेंज कर लिया या फिर आपने अपने सोशल मीडिया मार्केटर को या प्रोग्रामर को चेंज कर लिया। तो ऐसा कंटेंट जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता उसको हम स्टैटिक वेबसाइट के ऊपर डालते हैं, और ऐसा कंटेंट जो हमने आए दिन रोजाना के रोजाना कुछ ना कुछ नया उसके ऊपर चेंज करना होता है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हमने कोई नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं तो नई प्रोडक्ट्स हम लगा सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। ब्लॉग के ऊपर या अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर हमने नया आर्टिकल डालना होता है तो वो डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो इज लाइक आवर सीवी। ठीक है, कि हम उस सीवी के अंदर अपनी नई नई स्किल्स को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और
सारी की सारी चीजें जो है वो हम लेके चलते हैं। ठीक है जी। जिस वेबसाइट में सब कंटेंट स्टैटिक हो और कॉन्टेक्ट्स का पेज हो वो स्टैटिक वेबसाइट होगी। पोर्टफोलियो इज इक्वल टू कंप्लीट पैकेज यू कैन डू, एम आई राइट सर? हाँ जी बिल्कुल। आप अपनी सर्विसेज के बारे में लिखते हो, अपने एक्सपीरियंस के बारे में उसमें लिखते हो, ताकि लोग अट्रैक्ट हों उस पोर्टफोलियो को देख के और आपको ऑर्डर करें। पूरी साइट भी स्टैटिक हो सकती है और कोई एक पेज भी स्टैटिक हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं हम जरा ये जो चीजें हमने पढ़नी है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो वर्क कैसे करती हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट बनाते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है HTML। ठीक है। अच्छा, अब ये HTML जो है आप लोगों को पता है, सब लोगों को क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब या HTML का जो मकसद है वो ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन करना है इसमें। इट इज यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेबसाइट। अच्छा, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये एक वेबसाइट है जो मैंने खोली हुई है नोटपैड की ना। इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें पहले एक मेन्यू आ रहा है, ये एक मेन्यू बार है, उसके अंदर कुछ बटन्स लगे हुए हैं, फीचर्स का बटन है, अबाउट का बटन है, रजिस्टर और लॉगिन का पेज है, होम का बटन है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी है। फिर नीचे चलते हैं तो नीचे यहाँ पे एक फुटर है, जिस फुटर के अंदर कुछ लिंक्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेबसाइट की जो मेन सेक्शन है वो तीन चार होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है, एक कोई साइड बार होता है, जैसे ये साइड बार नजर आ रहा है आपको, और एक फुटर होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी के सारे काम जो हैं ये हम डिजाइन कैसे करते हैं, ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ये बनाते कैसे हैं, वो हम बनाते हैं HTML से। ठीक है। और HTML एक कह लें कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो टैग्स की मदद से, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के जो सेक्शंस हैं वो डिजाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हेडर बना लिया इसका हमने, इसकी बॉडी के अंदर कोड कर लिया, इसके फुटर के अंदर कोड कर लिया, तो ये सारे का सारा हम HTML के जरिए किया करेंगे। फिर उसके बाद जो अगली चीज है, जो अगला कंपोनेंट है वो है CSS, जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, अब ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या करती है? इट इज यूज्ड टू स्टाइल the components of any website। अच्छा, अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो कलर है यहाँ पे, ये कलर लगा हुआ है ना, ये ब्लू कलर, ये कलर HTML ने नहीं लगाया, ये कलर लगाया है CSS ने। ये बटन है तो इस बटन का जो कलर है वो CSS ने लगाया है। ये शेयर का बटन है, ये इसके ऊपर हॉवर करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, पीछे ले जाते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाता है। फिर नीचे आते हैं तो ये इस बटन का कलर है, ये इस बटन का कलर है, ये फुटर का कलर है। तो जितनी भी स्टाइलिंग की हुई है, जितने भी मार्जिन लगे हुए हैं, जितनी भी पैडिंग लगी हुई है, जितना भी आप कह सकते हो कि इसकी वेबसाइट की जो लुक एंड फील है उसके ऊपर जो काम किया गया है वो CSS ने काम किया। और CSS क्या करती है, आप जो कंपोनेंट्स HTML के जरिए डिजाइन करते हो, CSS उनको स्टाइल करती है, उनको कलर देने के लिए, उनको आप कह सकते हो कि आप उनको स्टाइल करने के लिए, उनको मार्जिन लगाने के लिए, सारे का सारा जो काम है वो किसने करना है, वो CSS ने परफॉर्म करना है। ठीक है। तो HTML से स्ट्रक्चर बनेगा और CSS से क्या होगा कि वो जो स्ट्रक्चर है उसकी लुक एंड फील, उसकी कलरिंग, उसकी स्टाइलिंग, सारी की सारी जो है वो हम CSS से मैनेज किया करेंगे। एक वेबसाइट के ऊपर जब मैंने HTML और CSS का जो कोड था वो कंप्लीट कर लिया,
तो ये सारे का सारा काम करने के बाद भी ये मेरी अभी भी एक स्टैटिक वेबसाइट होगी। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? जो सिंपल एक पेज होता है और उसके ऊपर बार बार कंटेंट को हम चेंज नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर पीएचपी एम्बेड करते हैं और उसके बाद माई एसक्यूएल एम्बेड करते हैं। माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल डेटाबेसेस है। पीएचपी क्या करती है? इसको हम पीएचपी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर टू एड द फंक्शनैलिटीज इन द वेबसाइट। ये क्यों यूज होती है? किसी भी वेबसाइट के अंदर जब हमने कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है तो हम पीएचपी का इस्तेमाल करते हैं। पीएचपी के अंदर कुछ आप कह सकते हो कि कुछ लूप्स होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिसकी मदद से हम इस HTML और CSS के अंदर बनी हुई वेबसाइट के अंदर जब हम पीएचपी को एम्बेड करते हैं तो वो एक डायनामिक वेबसाइट बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम जो है वो डायनामिक चीजें जो है वो डालना शुरू कर देते हैं और डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये कहाँ पे जाके स्टोर होनी है? ये मेरी MySQL डेटाबेस के अंदर होगी। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जो हम यूज करेंगे MySQL डेटाबेस होगी। और इस MySQL डेटाबेस के अंदर आप ये कह लो कि इसका नाम MySQL क्यों है? SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, और माए इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने या जिस कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था उसकी बेटी का नाम जो था वो माए था। ठीक है, इसलिए उसने अपनी बेटी के नाम पे इसका नाम माई एसक्यूएल रख दिया। माए उसकी बेटी का नाम है और एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल जो है वो अब हमारी हो गई माई एसक्यूएल और स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में लिख देता हूं यहाँ पे। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या है? ये डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या होती है कि आपकी जितनी भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी वेबसाइट की जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। और कोई फॉर्म वगैरह आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लगाया है, जैसे लॉगिन का फॉर्म है, आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, या फिर आपके अटेंडेंस का फॉर्म है, ये सारे के सारे फॉर्म्स पीछे कहीं ना कहीं जाके आपकी ये जो वैल्यूज आप देते हो इनको स्टोर करते हैं और उनसे उनके ऊपर हम मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। और सारी की सारी चीजें जो है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे हमने कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो वो हम जो है वो सारी की सारी चीजें ऐसे मैनेज किया करेंगे। ठीक है जी, तो ये चार कंपोनेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। और इस इन सब के जो कह लें कि अब्बा जी हैं उसको हमने पढ़ना है, और वो है वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस क्या है? एक सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है? सीएमएस होता है एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हम कंटेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है, कंटेंट को मैनेज करने का मतलब जो काम हम पहले HTML से ले रहे होते हैं, जो काम हम CSS से ले रहे होते हैं, वो सारे का सारा काम हम वर्डप्रेस से लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो इस CMS के अंदर हम कंटेंट को जिस तरह मैनेज कर सकते हैं, वो आप HTML के अंदर आप कह सकते हो कि अगर कोई वेबसाइट बनाने में आपको या उसका लेआउट बनाने में 3 माह अगर लगते हैं या 2 माह लगते हैं, वही सारे का सारा काम अगर आप वर्डप्रेस के जरिए मैनेज करते हो तो आप उसको 1-2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हम आज पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा लेआउट है जो आप लोगों के सामने मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, और जो सर्वर वगैरह हैं, जो क्लाइंट है, वो कैसे काम करते हैं, और हम इसको कैसे लेके आगे चल सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने
गूगल के अंदर जब भी हम कुछ लिखते हैं, गूगल के अंदर हम लिखते हैं फेसबुक लिखा, गूगल के अंदर हमने यूट्यूब लिखा, अगर मैं यहाँ पे आपको लिखा दिखा दूं तो मैंने फेसबुक लिखा अभी फिलहाल, facebook.com नहीं, फेसबुक लिखते हैं गूगल के ऊपर। तो ये क्या करता है कि उस फेसबुक का ये जो कीवर्ड मैंने उसको दिया अपने ब्राउजर को, ये ब्राउजर के ऊपर ही दिया ना मैंने उसको, अपने ब्राउजर को ये जो मैंने कीवर्ड दिया, और उस ब्राउजर ने ये रिक्वेस्ट मेरे सर्वर को की, ठीक है। वो सर्वर कौन सा है? गूगल का सर्वर है। उस गूगल की एक डेटाबेस है। उस गूगल ने क्या किया, अपनी डेटाबेस के अंदर फेसबुक के अकॉर्डिंग कोई रिकॉर्ड जो है वो फेच करना शुरू कर दिया कि फेसबुक के हवाले से कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद है। तो गूगल की डेटाबेस में उसको ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। उसको अपनी डेटाबेस में उस कीवर्ड के हवाले से जो जो चीजें मिली वो सारी की सारी उसने ला के हमें पकड़ा दी। इसका मतलब ये हुआ कि फेसबुक के रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ डेटा जो था वो मौजूद था उसके पास। अब मैं कोई ऐसे ही कीवर्ड डाल देता हूँ गूगल के ऊपर, तो गूगल क्या करता है वैसे तो वो इसके खिलाफ, इसके हवाले से भी उसने कुछ ना कुछ शो करवा दिया है, लेकिन चले क्योंकि गूगल इतनी बड़ी डेटाबेस है कि उसके पास किसी ना किसी कीवर्ड के हवाले से कुछ ना कुछ पड़ा होता है। तो फिर गूगल क्या करता है, अगर मैं कोई ऐसा कीवर्ड उसको दे देता हूँ तो वो क्या करेगा कि वो ये कहेगा कि सॉरी दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, और मेरी डेटाबेस में ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो आप फेच करना चाह रहे हैं। इसी को अगर मैं डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट के हवाले से लेके चलूँ, हमें बचपन में एक एग्जांपल दी जाती थी, हमारे जिस्म के अंदर ये जो मैसेज पहुंचाने और लेके जाने वाला सारे का सारा सिस्टम है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए होता है। आप में से अगर किसी किसी ने बायो से अगर किसी का कोई या ह्यूमन न्यूट्रिशन से या इस तरह के कुछ लोग अगर मौजूद हैं, तो इंसानी जिस्म के अंदर न्यूरॉन्स एक ऐसा काम करते हैं जो हमारे दिमाग से या हमारे जिस्म के किसी हिस्से से मैसेज लेके जाते हैं दिमाग तक। दिमाग उस मैसेज को जो है वो मैनिपुलेट करता है और देन उसके अगेंस्ट कोई अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है और हमारे उस जिस्म के हिस्से तक उस मैसेज को पहुंचाता है। उसकी एग्जांपल हमें बचपन में दी जाती थी कि हमने बचपन में पढ़े थे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस, और उसके अंदर हमने ये देखा था कि जैसे ही देगची को, गर्म देगची को हमारा हाथ लगता था तो हमारा हाथ उसी वक्त वापस आ जाता था। तो इसी दौरानिये के अंदर के हाथ लगा और उसी वक्त वापस आ गया, इस इतने से दौरानिये के अंदर क्या होता था कि आपके सेंसरी न्यूरॉन्स आपके हाथ से जाते थे दिमाग तक, दिमाग को जाके ये बताते थे कि आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज को लग रहा है। उस दिमाग जो है वो उस मैसेज को मैनिपुलेट करता था, और मैनिपुलेट करने के बाद क्या होता था कि उसके अगेंस्ट कोई अच्छा जो है वो मैसेज जो है वो पहुंचाया जाता था उस हाथ को, और हाथ को कहा जाता था कि आप पीछे हट जाओ। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर ही यहाँ पे हो रहा है। ब्राउजर कौन है? हम ब्राउजर है ना। हम ब्राउजर के ऊपर अपनी कोई रिक्वेस्ट लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, ये मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक मेरा मैसेज है, ये देखो कि इसके अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है या नहीं। तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, ये अब मतलब ये सारे का सारा काम जो है कुछ स्टेप्स से गुजर के जो है वो होता है। वो स्टेप्स क्या हैं उनको हम आज देखते हैं कि ये कैसे काम सारे का सारा जो है वो हम कर सकते हैं। अगर हम इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं इसी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को, तो ये सारे के सारा काम कैसे होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम है वो होता है वेब ब्राउजर का। जैसे हमने अभी गूगल के ऊपर फेसबुक सर्च किया तो यूजर ने एंटर किया कुछ समथिंग लाइक दैट कि http/facebook.com, server.com, facebook.com, youtube.com, जैसे मर्जी कर लें। तो वेब ब्राउजर के ऊपर हम ये एंटर करते हैं। अब वेब ब्राउजर को हम कोई कीवर्ड देते हैं, हमें उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस नहीं पता होता। हर एक वेबसाइट का एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, जैसे अलग अलग डोमेन होती है इसी तरह अलग अलग आईपी एड्रेस भी होता है। तो हर एक डोमेन के अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस पड़ा हुआ होता है जो कि यूज होता है उस स्पेसिफिक वेबसाइट को लोकेट करने के लिए और हमारे ब्राउजर के अंदर उसकी आउटपुट को शो करवाने के लिए। तो इंटरनेट क्या करता है, वेब ब्राउजर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरनेट। आपका कंप्यूटर जिसके अंदर ये वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड है, उस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट भी तो मौजूद है ना। जब इंटरनेट मौजूद होगा
तो ही हम उसकी डेटाबेस को लुकअप कर सकते हैं और उसकी डेटाबेस को जाके देख सकते हैं। तो क्या होगा कि इंटरनेट करेगा, हमने तो लिख दिया facebook.com, अब facebook.com का आईपी एड्रेस क्या है वो हमें नहीं पता और हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट हमारे लिए वो काम कर रहा होता है। तो लुकअप द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर.com, तो इंटरनेट ने आईपी एड्रेस लुकअप किया और देन उस आईपी एड्रेस के जरिए वो रिक्वेस्ट अगेन जनरेट करता है कि भाई साहब वो जो हमारे यूजर थे उन्होंने तो सर्वर.com लिखा था, लेकिन उनको चूंकि नहीं पता था कि आईपी एड्रेस क्या, तो मैं आपको बता रहा हूं आईपी एड्रेस ये है। इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट वेब सर्वर के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो लेके आओ। अब वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर हमें सर्व करता है, हमारे रिसोर्सेज को सर्व करता है और उस आईपी एड्रेस के ऊपर जितना कंटेंट उसको मिलता है वो सारे का सारा लाके हमें पकड़ा देता है। तो रिक्वेस्ट सर्वर.com मेन पेज यूजिंग दैट आईपी which is looked up by the internet, ठीक है। तो उसने क्या करना है, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देनी है। वेब ब्राउजर ने इंटरनेट ने लुकअप किया आईपी को और उस आईपी के जरिए रिक्वेस्ट भेज दी वेब सर्वर को। अब उस वेब सर्वर ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड जो है वो फेच करना शुरू कर दिया। तो वेब सर्वर की जो डिस्क ड्राइव है, ये जो डिस्क ड्राइव है जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं, उस डिस्क ड्राइव के अंदर उसको अगर कोई फाइल मिल गई index.html के नाम की, आप लोगों को पता है html की फाइल हम स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं, तो अगर तो उसको वो फाइल मिल गई तो वो रिटर्न कर देगा वेब सर्वर को, मतलब वो डिस्क ड्राइव कहेगी सर्वर को कि जी मेरे पास ये फाइल पड़ी है, आप इसको वेब ब्राउजर को शो करवा दें। तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा हमारे वेब ब्राउजर को और वेब ब्राउजर के अंदर वो पेज जाके खुल जाएगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास facebook.com है, मैंने facebook.com लिखा, ये देखें वैसे ही लिखा था ना उन्होंने कि https:/www.facebook.com, ठीक है। यहाँ पे ये देखें http server.com, तो हम क्या कर रहे हैं facebook.com, तो मैंने ये लिखा ऐसे, उसने फेच किया, फेच करके डिस्क ड्राइव में देखा कोई कंटेंट मौजूद है, तो इसको जो जो कंटेंट मिला उसने मुझे लाके यहाँ पे शो करवा दिया और मेरी वेबसाइट जो है वो अब मुझे मेरी facebook.com ऐसी लग गई। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जरा, ये तो था स्टैटिक वेबसाइट का, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेसेस नहीं होती, लेकिन जो डायनेमिक वेबसाइट है उनका रिक्वेस्ट और रिस्पांस का प्रोसीजर कैसा होता है उसको देखते हैं कि वो जो डायनेमिक वेबसाइट कैसे रिक्वेस्ट करती है और उसको रिस्पांस कैसा मिलता है, वो सारे का सारा काम कैसे होता है। आगे चलते हैं जरा, ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको अभी समझा दिए हैं, इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम डायनामिक रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, डायनामिक के अंदर क्या होता है कि वेब ब्राउजर यूआरएल एंटर करता है, वही काम जो हमने पहले किया था। इंटरनेट ने आईपी लुकअप करना है, इसने रिक्वेस्ट करना है और ये सारे का सारा काम यहाँ तक जो है वो सेम वही है कि सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की और अपनी डिस्क ड्राइव को वो जो था ऑर्डर किया कि तुम्हारे पास कोई मौजूद है इस तरह का पेज, तो ले आओ और दिखाओ मुझे। तो अब हुआ ये कि डिस्क ड्राइव ने जब उस पेज को फेच किया तो उसको ये पता चला कि उस पेज के अंदर कहीं ना कहीं पीएचपी भी एम्बेडेड है, ठीक है। पीएचपी एम्बेडेड होने का मतलब ये है कि अब वो जो पीएचपी है उसको पहले हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और देन पीएचपी की एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट आएगी वो दिखानी पड़ेगी। तो कंटेन्स पीएचपी, अब वो जो पीएचपी है वो वेब सर्वर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, लेकिन वेब सर्वर के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, वो उन रिसोर्सेज को ऑर्डर करता है कि आपने जो है ये इस पीएचपी का जो कंटेंट है इसको पहले प्रोसेस करना है और मुझे इसकी आउटपुट ला के दिखानी है। तो वेब सर्वर को जब रिसीव हुई रिक्वेस्ट, डिस्क ड्राइव ने कहा इसमें पीएचपी है, तो उस पीएचपी को उसने रिजॉल्व करने के लिए भेज दिया पीएचपी प्रोसेसर के पास। ये देखें जरा, ये पीएचपी प्रोसेसर क्या कर रहा है, पीएचपी को प्रोसेस कर रहा है। जाहिर बात है जहां पे पीएचपी होगी वहां पे डेटाबेसेस भी होंगी, तो वो उसके अंदर जो डेटाबेसेस वो मिलेंगी उसको वो माईएसक्यूएल डेटाबेस उसको एग्जीक्यूट करेगा। डेटाबेस अलग से एग्जीक्यूट हुई, पीएचपी अलग से एग्जीक्यूट हुई और उनका जो डेटा था, जो कंपाइल्ड डेटा था दोनों का, वो पीएचपी प्रोसेसर के पास वापस आया, उसने उस सर्वर को भेजा और सर्वर ने दोबारा से वेब ब्राउजर के अंदर उस पेज को डिस्प्ले करवा दिया और हमारे पास अब पीएचपी प्रोसेसर भी इसके अंदर एम्बेडेड है और माईएसक्यूएल डेटाबेसेस भी। ये रिसोर्सेज हैं वेब सर्वर के जो उनको
वक्त पढ़ने पे यूज करता है। जब उसको HTML का पेज मिलता है तो वो HTML के पेज को डायरेक्टली जो है वो दिखा देता है ब्राउजर के अंदर, लेकिन जहां पे उसको PHP मिल गई तो PHP वो खुद से जो है वो सर्व नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता। इस वजह से वेब सर्वर ने उसको PHP प्रोसेसर की तरफ भेज देना है और देन हमने उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाना है। ये सारी की सारी बातें समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। हमने खुद से जाके नहीं करना होता, ये सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली होता है। हमने तो सिर्फ गूगल पे लिखना होता है ना फेसबुक, और हमें उसका रिकॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस समझना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि हमें इसकी सारी की सारी चीजें जो है, इसकी जो कम्युनिकेशन है, इसकी जो नेविगेशन है वो कैसे होती है, ये क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं जरा थोड़ा सा कोड की तरफ के, हम अगर HTML के अंदर कोड करना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा। ये डेटाबेसेस हैं, MySQL हैं, इसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे लेकिन वक्त आने पे। मैं अभी चलता हूं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जो हमने कल इंस्टॉल किए थे। अच्छा जी, अब करना ये है, समझने की जो बात है वो ये है कि अब हमारे पास दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। एक सॉफ्टवेयर है हमारा सबलाइम टेक्स्ट, और एक सॉफ्टवेयर है हमारा जैप, ठीक है। ये मेरे पास दोनों यहां पे मौजूद है। मैं जैप के ऊपर क्लिक करता हूं इसके कंट्रोल पैनल पे, ठीक है, और इसका डैशबोर्ड मेरे पास जैसे ही आएगा इसकी मैं दो सर्विसेज को स्टार्ट करूंगा। जो पहली दो सर्विसेज हैं उसको हमने स्टार्ट कर लेना। ये मेरे पास जैम्प का कंट्रोल पैनल खुल गया है। सब लोगों ने क्या करना है, इसकी पहली जो दो सर्विसेज हैं अपाची की और MySQL की, इन सर्विसेज को हम कर लेते हैं स्टार्ट। नहीं, ये मैंने दो सर्विसेज स्टार्ट करनी है। अब बेशक मैं इसको बंद कर दूं, मेरा सर्वर जो है वो ऑन हो चुका है। और इस सर्वर के ऑन होते ही अब हुआ क्या है कि मेरा अपना ही कंप्यूटर क्लाइंट है और मेरा अपना ही कंप्यूटर जो है वो सर्वर भी है, कि मैं अपने ही कंप्यूटर के जरिए कोई रिक्वेस्ट सेंड करके अपने ही कंप्यूटर के ऊपर उसका आउटपुट जो है वो देख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, वो ये है कि मैं अपने माई कंप्यूटर के अंदर आता हूं, दिस पीसी में मैं सी ड्राइव के अंदर जाता हूं और यहां पे मुझे एक फोल्डर मिलता है जैम्प का, ठीक है। इस जैम्प के फोल्डर के अंदर गए और htdocs का फोल्डर जो है ये आपकी मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। मेन डायरेक्टरी का मतलब ये है कि इस डायरेक्टरी के अंदर आप जो भी फाइल सेव करोगे आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो अपने जो आपका वेब ब्राउजर है उसके अंदर। htdocs, तो ये मैंने वो ऑलरेडी कुछ फाइल्स हैं जो बनाई हुई हैं जिनके अंदर मैंने कोड किया है, ये वो सारी की सारी फाइल्स पड़ी हैं। इनको मैं डायरेक्टली अगर देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। इसमें से अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, अच्छा चलें लोकल होस्ट पे देख लेते हैं। अभी ये ओपन ऐसे नहीं होगा, टाइम लेगा। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा कि सी के अंदर जाते हैं और जैम्प में जाते हैं और htdocs हमारी मेन डायरेक्टरी है जिसके साथ हमारा पाला जो है वो पढ़ा करेगा। अब ये हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद यहां पे हम सबलाइम के ऊपर आते हैं। सबलाइम खुल जाएगा तो आप जो है वो यहाँ पे ये सबलाइम की ऐसी स्क्रीन आए। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल N के जरिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल N न्यू फाइल के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये नई फाइल शुरू हो गई। अब इस फाइल को सबसे पहले मैंने सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद मैं कंट्रोल S से उसको सेव करता हूं तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स जो है वो शो हो जाता है। तो वो सेव कहां पे करना है, सबसे पहले हम सी में जाएंगे, ठीक है। सी के अंदर जैप में जाएंगे, जैप के बाद ये htdocs है, ठीक है। इस htdocs के अंदर मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं। उस फाइल का नाम मैं रख लेता हूं batch10.html। ये बहुत जरूरी है,
ठीक है, इसका नाम जो मर्जी रख लें, आप अपने नाम पे रख लें, सुफियान डॉट एच टी एम एल रख लें, मुर्तज़ा डॉट एच टी एम एल रख लें, शाजेब डॉट एच टी एम एल रख लें। मैंने रखा बैच 10 डॉट एच टी एम एल और मैंने इसको सेव कर दिया। यहां तक का प्रोसीजर कितने लोगों ने कर लिया, मुझे करके दिखाएं जरा। अभी तक का ये जो काम मैंने किया है कि सर्वर सर्वर को ऑन किया, उसकी दोनों सर्विसेज स्टार्ट की जैम्प की, ठीक है, सबलाइन में आए, सबलाइन के अंदर एक कंट्रोल एन के जरिए फाइल क्रिएट की और उसको कंट्रोल एस के जरिए सेव किया, डायलॉग बॉक्स शो हुआ और मैंने उसको सी, जैम्प और एच टी डॉक्स के अंदर किसी भी नाम से, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन है डॉट एच टी एम एल वो सेव कर लेनी है। वेरी गुड, ठीक है, बेहतरीन। कर लें जी, 2 मिनट का टाइम और है सब लोगों के पास, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। गुड, बहुत सारे लोगों ने कर लिया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को मसला आ रहा है मैं उस फाइल को डिलीट कर दूं पहले। सारा काम मैं शुरू से करूंगा, डोंट वरी। ये बैच 10 की ये जो फाइल थी मैंने कर दी डिलीट। अब जरा गौर से देख लें दोबारा से। ये जी कंप्यूटर आपने अभी ऑन किया, समझ लें अभी आपने कंप्यूटर ऑन किया, मैं दोबारा से शुरू बता रहा हूँ। यहां पे मैंने जैप के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स जो है वो शो हो गया। अपाची की सर्विस मैंने ऑन कर दी। अपाची किस लिए यूज होता है? सर्वर को ऑन करने के लिए। अपाची आपका सर्वर है जो कि आपका रिलेशन कायम करता है आपके वेब ब्राउजर और आपके सर्वर के अंदर, ठीक है। माई एसक्यूएल क्यों ऑन कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है हमें डेटाबेसेस के अंदर काम करना पड़े। बस ये दो सर्विसेज जो है वो हमने स्टार्ट करके, इसको बेशक आप बंद कर दें, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद हमने आ जाना है अपने सबलाइन टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, सबलाइम टेक्स्ट को ओपन किया, कंट्रोल एन के जरिए एक नई फाइल क्रिएट कर, यहाँ पे आ जाएगा अनटाइटल्ड। कंट्रोल एन से उसको टाइटल देने के लिए हमने सेव करना है, कंट्रोल एस से हमने सेव किया। और सेव कहाँ पे करना है? सी में जाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे सी के अंदर क्लिक किया, जैम के ऊपर क्लिक किया और ये मेरे पास एच टी डॉक्स है। ये एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर जब हम आ गए तो यहाँ पे हमने उसका नाम जो है वो बैच 10 रख देना, या बैच 10 रख लें, सुफियान डॉट एच टी एम एल रख लें, आपकी अपनी मर्जी है। बैच 10 डॉट एच टी एम एल करके इसको सेव कर लेंगे तो आप अब रेडी टू गो हैं कि अब आप एच टी एम एल का कोड कर सकते हैं। इतना सा काम था बस। अच्छा, जिन लोगों का अब मसला आ रहा है, ठीक है, उन लोगों ने क्या करना है, वो एक फॉर्म मैंने आप लोगों को सुबह पोस्ट में दे दिया था, सुबह या शायद कल दिया था। वो क्यूरी वाला फॉर्म था, ठीक है। उसके अंदर आप लोग जाके अपनी क्यूरीज जो हैं उस फॉर्म के अंदर लिखें और अपनी जो सारी की सारी चीजें वो बताएं। वो आपको खुद से फोन कॉल कर लेंगे या आपका मसला जो है वो रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, चलें जी। तो अब चलते हैं जरा हम अपने एच टी एम एल की तरफ। सबसे पहले ठीक है, कोई मसला नहीं है यार, अभी मैं कोई इतना ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। अगर किसी का कोई मसला आ रहा है, आज का दिन आपके पास है, आप आज सारे के सारे उन मसले मसाइल जो हैं जितने भी हैं उनको बताओ और उनको रिजॉल्व करवाओ और कल को दोबारा से हम कर लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। जिनका जैम्प नहीं हो रहा वो वैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैम्प को आप अनइंस्टॉल कर दें और वैम्प अगर आपका चल रहा है तो वैम्प कर लें। अच्छा जी, साले कह रहे हैं कि सर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं लैपटॉप पे। मैं कैसे स्क्रीनशॉट लेता हूं, मेरे पास एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है लाइट शॉट। आप गूगल पे लिखेंगे ना लाइट शॉट एक्सटेंशन, ठीक है।
तो वो लाइट शॉट एक्सटेंशन क्या करती है, आप इसको इंस्टॉल कर लें यहाँ से, तो आप अपने जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो ले सकते हैं। नहीं जी, आज हम ये भी सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, इस लाइट शॉट की इसको हम ऐड टू क्रोम कर लेंगे। तो अब क्या होगा, जब जैसे ही ऐड टू क्रोम कर लिया तो अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम या किसी भी पेज के ऊपर गए, मैंने प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करके इसको कहीं पे हम जो है वो सेंड भी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से। यहाँ से अगर कोई मैंने इसको हाईलाइट करना है तो मैं इतने पार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ, कोई नेविगेशन बार लगाना है तो मैं यहाँ से इसको तीर लगा देता हूँ। इस तरह के ये सारे के काम कर सकते हो। टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको सेव कर लें बस। ठीक है, ये कंट्रोल एस दबा देंगे तो सेव हो जाएगा। वो कह रहा है स्क्रीन शॉट इज सेव टू स्क्रीन शॉट अंडरस्कोर 3 PNG और कुछ। ठीक है, स्निपिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें आगे चलते हैं जी, कोई मसला नहीं है, सवाल पूछें, अच्छी बात है। बाकी जिन लोगों के मसले हैं ये जैम्प के, वो सारे के सारे आप लोग मसले मसाइल अब उस फॉर्म के अंदर लिख दें, आज उस फॉर्म को फिल करें और अपनी क्यूरीज जो है वो लेके जाएं। हमारे जो एसएनईज हैं उनकी जॉब ही ये है कि आप लोगों की जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है उसको उन्होंने ठीक करना है, और आप लोगों के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको उन्होंने फिक्स करवाना है, उनकी जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं वो ओके करवाएंगे। ठीक है, तो उसको कर दें। चले जी, अब आ जाए जरा HTML की तरफ। HTML क्या होती है और HTML के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या टैग्स हैं इसके, वो हम पढ़ते हैं। वैसे आज का ये लेक्चर नहीं था, लेकिन चलें अब आप लोगों को ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, साथ साथ लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे सबलाइन में आता हूँ और मैं ये, अगर ये सारी चीज़ें नहीं बताते आपको कंफ्यूज ना हो जाए, सबसे पहले मैंने क्या करना है, टैग एक स्टार्ट करना है। टैग है जी HTML का, और इस टैग को मैंने क्लोज भी करना है HTML के टैग से। ये मैंने एक टैग स्टार्ट किया और उसी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। ये कैसे करते हैं, HTML ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम इसको। ठीक है, और इसको भी जब एंड करेंगे तो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, तो ये ब्रैकेट जो है वो आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगला जो सेक्शन है हमारा, वो सेक्शन है हेड का। ठीक है, मैं हेड का टैग लिख लेता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको अगर मैं क्योंकि ये हमने इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉक टाइप से सेव की है, तो डॉक टाइप का मतलब जो है, सॉरी HTML से सेव की है, इसका मतलब ये है कि अब हम इसके अंदर सारे का सारा HTML का जो कोड है वो कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे जो टैग्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि आपकी मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं, जैसे हेड का टैग है, मैंने आप लोगों को बताया था हेड का टैग किस लिए यूज होता है, आपका जो हेडर है उसको लिखने के लिए। बॉडी का टैग किस लिए यूज होता है, ये बॉडी का टैग मैंने लिखा, बॉडी का टैग स्टार्ट किया और बॉडी का टैग मैंने एंड कर दिया। तो ये सारे का सारा काम किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वेबसाइट के सेक्शन बन रहे हैं। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, बॉडी का जो टैग है इसके अंदर मैं एक हेडिंग का टैग देता हूँ। ठीक है, हेडिंग H1 का टैग होता है, और इस H1 के अंदर मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान। ठीक है, इतना सा काम मैंने किया है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं ये भी देखूं कि ये मेरी आउटपुट जो है वो कहाँ आ रही है और कैसे आ रही है। तो मैं इस फाइल को अब जो है वो देखना चाहता हूं कि ये फाइल कहाँ पे जाके मुझे एक्सेस होगी। तो अब मैंने इस फाइल की आउटपुट को देखना है, तो मैं गूगल क्रोम पे आ जाऊंगा और गूगल क्रोम पे मैं लिखूंगा लोकल होस्ट।
लोकल होस्ट पे जब हमने गए तो लोकल होस्ट का मतलब यह है कि हम यहाँ पे जो हमारी एक्सेस है वो उस एच टी डॉक्स के फोल्डर तक आ गई है। लोकल होस्ट की एक्सेस क्योंकि एच टी डॉक्स हमारी मेन डायरेक्टरी होती है। अब उस मेन डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैंने आप लोगों को दिखाई कि वो पुरानी कुछ फाइल्स हैं, मैं उनके अंदर काम कर चुका हूँ। लेकिन अब मैंने स्पेसिफिकली उसी फाइल के अंदर पहुंचना है जिस फाइल के अंदर मैं अभी कोड कर रहा हूँ। उस फाइल का नाम मैंने क्या रखा है, badge10.html। तो मैंने गूगल क्रोम के ऊपर आके लिखा लोकल होस्ट स्लैश badge10.html। और बात समझ में आई है? सिर्फ लोकल होस्ट लिखा और लोकल होस्ट के बाद डॉट badge10.html जो उस फाइल का नेम है वो मैंने लिख दिया। तो उसको एंटर किया तो देखिए मेरे पास आई लव पाकिस्तान कुछ बोल्डेड फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। मैंने H1 हेडिंग 1 लिखा और आई लव पाकिस्तान मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मैं हेडर के अंदर कुछ लिखता, ये देखें जरा, अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये टाइटल जो है इसका आ रहा है लोकल होस्ट स्लैश बैच 10। तो मैं यहाँ पे टाइटल का टैग लिखता हूँ, ठीक है। टाइटल का टैग लिखा और मैंने इसके अंदर लिख दिया जी इट्स लेक्चर 1। और लेक्चर 1 जो है दिस इज अबाउट इंट्रो टू HTML। टाइटल का जो टैग है ये कहाँ पे जाके शो होता है, यहाँ पे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें अब जरा यहाँ पे नजर आ रहा है अब आप लोगों को। अब यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा हुआ है, लेक्चर 1 और आगे है इंट्रो टू HTML, ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला? ये इतना सा काम कर लिया, ये इतना सा कोड मैंने किया है। HTML का टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर उसको एंड कर दिया। हेड का टैग स्टार्ट किया, हेड को एंड कर दिया। बॉडी का टैग स्टार्ट किया, बॉडी को एंड कर दिया। हेड किस लिए, हेडर बनाने के लिए। बॉडी किस लिए, बॉडी उस पूरी वेबसाइट की बॉडी को जो है जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जितने भी उसके अंदर टैग्स होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिखा करेंगे। और उसको हमने HTML को क्लोज कर दिया। मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। अब ये देखें कि इससे ज्यादा आसान मैं आप लोगों के लिए नहीं कर सकता। टैग स्टार्ट करना है और एंड करना है, एंड करते हुए स्लैश लगाना है, बस इतना सा काम है। ये स्टार्ट किया H1 तो इस H1 को यहाँ पे बंद कर दिया। मैं H1 के साथ H2 भी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, H2 किया, दोबारा से आगे रिफ्रेश किया तो आई हेट इंडिया। अब H1 में और H2 में देखें कितना फर्क है। फिर उसके बाद हम H3 में गए, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, अगर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट सेम कर दूं सारों का ताकि आप लोगों को इसका जो फर्क है वो वाजे हो जाए, तो मैं अगर इसको ऐसे करता हूं कि इसकी कुछ 6 हेडिंग्स बना लेता हूं। हमारे पास टोटल जो है वो 6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। जो H5 तक जाती हैं और इनके मुख्तलिफ किस्म के साइजेस होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि बोल्ड है या फिर कितनी उसकी हाइट है, कैसे इसको लेके चलना है। तो ये मैंने पहली लाइन में लिखा H1 आई लव पाकिस्तान, H2 में लिखा, 3 में 4 5 6, ये सारे का सारा काम किया और मैं वापस आया। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया इसको तो देखें जरा, ये जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं हम इनके साइजेस जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं और हम इसको मुख्तलिफ जगह पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं कि हमने हेडिंग कैसे लगानी है अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर कहते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये इतना सा जो कोड है जो जिसके अंदर कोई भी ज्यादा हमने रॉकेट साइंस नहीं की, हमने सिंपल सा अभी जो है वो काम किया है जिसके अंदर हमने HTML का टैग स्टार्ट किया है, उसके अंदर एक हेड का टैग है और एक बॉडी का टैग है। बस हेड के अंदर टाइटल है और बॉडी के अंदर हमने H1 H2 H3 से लेके H6 तक काम किया। कितने लोगों ने इतना काम कर लिया? कितने लोगों को क्लियर हो गया ये सारे का सारा? मैं कर देता हूँ, ठीक है जी।
गुड, वेरी गुड। चलें जी, एक दो लोग रह गए हैं, उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने फाइल सेव कर ली और अभी मेरी कोई आउटपुट जो है वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जब हम HTML का कोड स्टार्ट करते हैं तो HTML का जो मेन टैग होता है वो होता है HTML का। ठीक है, HTML का टैग स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। स्टार्ट करने के लिए ये जो है ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाली जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, इसको आप ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बोलते हो। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट कैसे राइट करनी है? ये शिफ्ट दबाओगे ना तो एम के साथ वाला बटन होता है। ठीक है, शिफ्ट दबा के एम के साथ वाला बटन दबाओगे तो लेस देन, और उसके बाद जो है वो अगर ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है तो शिफ्ट दबा के जो है वो ग्रेट डॉट वाला साइन दबाओगे तो वो ग्रेटर देन का लग जाएगा। अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे, सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये ब्रैकेट नहीं लगानी आती आपको, नहीं तो मैं ये भी बता देता। जिन लोगों का जैम्प का एरर आ रहा है वो फॉर्म फिल कर दें ताकि कल तक आपका ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। हाँ जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, HTML का टैग स्टार्ट किया और HTML का टैग हमने बंद करना है तो ब्रैकेट लगाई और मैंने उस टैग को बंद कर दिया। बंद कैसे करना है? ब्रैकेट्स दोनों लगानी है लेकिन HTML के स्टार्ट से पहले हमने जो है वो ग्रेटर देन फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। अब ये फॉरवर्ड स्लैश कैसे लगानी है ये भी बता दूं। शिफ्ट दबाओगे तो क्वेश्चन मार्क का साइन जहां से दबाते हो उसको क्वेश्चन मार्क को दबाओगे तो ये जो है वो फॉरवर्ड स्लैश लग जाएगी। अच्छा, ये हमारा HTML का टैग हो गया। इस HTML के टैग के अंदर आपने सारा HTML का कोड करना है। मैं जो है वो यहाँ पे एक बॉडी का टैग लिखता हूँ। बॉडी का टैग क्या होता है कि बॉडी के अंदर आप उस पूरे के पूरे HTML की जो बॉडी है वो आप लिखते हो। तो बॉडी के टैग लिखने के लिए हमने ब्रैकेट्स लगानी है, उसके अंदर लिखना है बॉडी और उसको एंड भी करना है। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दी। ठीक है, अच्छा ये बॉडी का टैग हो गया। अब इस बॉडी के टैग के अंदर हमने जो है वो HTML के जो सारे के सारे कोड हैं, जैसे पैराग्राफ लिखना है अगर कोई आपने, या फिर आपने कोई हेडिंग लिखनी है। मैं जैसे हेडिंग लिखता हूँ H1। ठीक है, उसका टैग मैंने H1 का स्टार्ट किया और H1 का टैग एंड कर दिया। उसके अंदर मैंने कोई भी हेडिंग देनी है, जैसे ये मैंने उसके अंदर हेडिंग का कंटेंट जो है वो लिख दिया। तो पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। ठीक है, और ठीक है जी, मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ साथ साथ। असल में सर क्या हम एक से ज्यादा टैग की हेडिंग सेम रख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। आप इसी H1 को दोबारा से लगा लो, नीचे एक और H1 लगा लो। ठीक है, और ओके, मैंने यहाँ पे ये H1 दिया, देखिए जरा उसका साइज भी सेम है। हाँ जी, इंडेंट डाल लें जरा, वो इसलिए जरूरी है। देखें, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से समझा देता हूँ। इंडेंटेशन क्या होती है? मैंने HTML का टैग यहां से शुरू किया था, इस लेवल से। बॉडी उसका सब टैग है तो बॉडी को थोड़ा सा उसे आगे करके शो किया। फिर बॉडी का आगे सब टैग H1 है तो H1 को मैंने उससे भी थोड़ा सा आगे करके शो किया ताकि इसकी इंडेंटेशन का ख्याल रखा जा सके और सारी की सारी चीजें जो हैं वो जरा इस तरह से मैनेज कर सके हम इसको। क्रोम में कैसे ओपन करना है मैं बता देता हूं। हाँ जी ठीक है, अब्दुल डॉट HTML रख लें, कोई मसला नहीं है। क्रोम में कैसे ओपन करना है जी? आपने सबसे पहले उस फाइल को तो सेव करना है ना। यहाँ पे जब आपने सबलाइम के अंदर उस फाइल को क्रिएट कर लिया
तो उस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। सेव कहाँ पे करना है? सी में जाएंगे, जैप के अंदर जाएंगे, एच टी डॉक्स के अंदर जाएंगे और उस फाइल का नाम रख देंगे, जैसे अक्रम डॉट एच टी एम एल मैंने रख दिया, तो उसको सेव कर लिया। फिर उसके बाद हमने गूगल क्रोम में आना है और गूगल क्रोम के अंदर आके जैसे ही हमने कोई कोड उसके अंदर कर लिया, एक दो लाइनें उसके अंदर हमने कोड कर ली, तो हमने यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आके लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, क्या लिखा? लोकल होस्ट, लोकल होस्ट स्लैश, फिर उसके बाद हमने जो है वो लिखना है बैच 10.html। इससे क्या होगा? बैच 10.html उस फाइल का नाम है जिस फाइल के अंदर हम कोड कर रहे हैं। इसको हम एंटर करेंगे तो ये हमें वो सारी की सारी जो उसकी उसके अंदर हमने कोड किया होगा वो सारे का सारा हमें दिखा देगा। सर क्या ये इंडेंट जरूरी है? हाँ जी, जरूरी इसलिए है, मतलब कोड आपका वर्क करता रहेगा लेकिन इंडेंटेशन जरूरी इसलिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ जरा। अगर मैंने इंडेंटेशन ना की होती तो क्या होता? ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया ना, इससे क्या होगा मुझे नहीं पता कि ये जो H1 का टैग है ये कहाँ पे एंड हो रहा है। हो सकता है मैं ये समझ लूँ कि ये वाला H1 का टैग यहाँ पे एंड हो रहा है, हालांकि ये वाला H1 का टैग यहाँ पे एंड हो चुका है। और जब आप 1000 लाइंस ऑफ कोड करते हो तो फिर ये सारी की सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। अभी भी अगर आप सेव करके इसका जो आउटपुट है देखोगे तो आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंडेंटेशन हम करते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ताकि हमें ये सारी की सारी चीजें जो है वो याद ना रखनी पड़े और हमें खुद से पता हो कि HTML का सब टैग है बॉडी और बॉडी के अंदर एक कंपोनेंट है H1 का। फिर आपने एड्रेस ठीक से नहीं दिया होगा अब्दुल। अगर किसी को मसला आ रहा है, अगर किसी का जैम ठीक चल रहा है, तो मैं आप लोगों को अटेंडेंस का लिंक दे देता हूँ। उस लिंक के ऊपर आप लोग आके मेरे साथ लाइव आ जाओ, अभी क्लास के अंदर मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, अगर कोई आना चाहता है। लाइव आओ ताकि सब लोगों को पता भी लगे कि आप लोग कहाँ पे मसला कर रहे हो, उस मसले को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। मैं H1 के बाद एक और टैग लिखता हूं पैराग्राफ का। ठीक है, पैराग्राफ का टैग लिखा। पैराग्राफ का टैग जाहिरी बात है पैराग्राफ पी से शुरू होता है, तो पी का टैग लिखा। ये पी के अंदर मैंने पी को इनक्लोज किया ब्रैकेट्स के अंदर, ये पी का टैग स्टार्ट किया और ये पी का टैग मैंने एंड कर दिया। और इसके अंदर मैंने कुछ जो है वो अपना डमी कंटेंट जो है वो डाल दिया। कोई कह लें कि आप 100 वर्ड्स का डमी कंटेंट मैंने उसके अंदर डाल दिया और ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो जैसे ही मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये एक पैराग्राफ मेरा यहाँ पे लिखा आ गया। इसके अलावा एक और पैराग्राफ अगर आप इस हेडिंग के अंदर देना चाहते हैं तो पैराग्राफ यहाँ पे लिखें, उसके अंदर कंटेंट डालें और ये आपका वो वाला पैराग्राफ भी तैयार है। दो पैराग्राफ्स दो हेडिंग्स के अंदर आपने डाल दिए। पैराग्राफ का मतलब क्या है? पैराग्राफ कैसे बनाना है? सिंपल, पी का टैग शुरू करना है, पी का टैग एंड करना है, उसके अंदर जो भी लिखोगे वो एक पैराग्राफ की शक्ल के अंदर आपको मिल जाएगा। आप पैराग्राफ खुद से लिखना चाहते हैं तो खुद से लिख लें। आमतौर पे खुद से ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखना होता है वो बड़ा सोच समझ के लिखना होता है कि लोग आए तो आपको आपकी वेबसाइट को पढ़ें और उससे कुछ ना कुछ फायदा उनको पहुंचे।
अच्छा जी। तो सिंपली पैराग्राफ कैसे राइट डाउन करना है, पैराग्राफ का टैग लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है जी, पी, उसके दोनों तरफ ब्रैकेट्स आनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही एंड भी करना है हमने तो फॉरवर्ड स्लैश और पी, पैराग्राफ बंद कर दिया। अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे, ये पैराग्राफ, ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर आप लोग जितना मर्जी पैराग्राफ लिखें, जो भी आपने इसके अंदर लिखना है वो आप इसके अंदर कोई डमी कंटेंट लिख सकते हैं, वो पैराग्राफ आपका बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये स्टैटिक पेज के लिए भी काम कर रहे हैं हम। और ज्यादा पैराग्राफ्स बनाना चाहते हैं तो और ज्यादा पैराग्राफ्स बना लें। अच्छा, ये मैं काम अभी सिर्फ कर रहा हूँ, ये हम एक स्टैटिक वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, फिर इसी को कॉपी करके अगर नीचे भी डालना है, कि मैंने दो पैराग्राफ्स को कॉपी किया और इस हेडिंग के बाद मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ तक का काम कितने लोगों ने कर लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, अब कुछ बुलेट पॉइंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि बुलेट पॉइंट्स भी हम इसके अंदर डाल सकें, और बुलेट पॉइंट्स के अंदर मैं जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद मैं एक हेडिंग देता हूँ H1 की, here are the provinces of पाकिस्तान। अच्छा, अब ये देखो जितने लोगों को मसला आ रहा है, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये मसला आपने अब उस फॉर्म के अंदर जाके सॉल्व करना है, उस फॉर्म के अंदर लिखना है, ताकि आपका ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी जो काम कर रहे हैं ये ना हो कि आप उस मसले को सॉल्व करते करते ये सारे टैग्स जो हैं ये ना पढ़ पाओ और ये गुजर जाए। ठीक है, तो इसको जरा सीख लो। साथ साथ अगर किसी का जैम्प नहीं भी चल रहा, सबलाइन तो चल रहा है ना, तो सबलाइन के अंदर कोड करते जाओ, इतना कम से कम सबलाइन करो, उसको सेव करो फाइल को, और ये कोड सारे का सारा करो। उस फाइल को आप डायरेक्टली उसके ऊपर, जब उसको हमने सेव कर लिया ना .html के नाम से, तो उसके ऊपर जब डबल क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली आपके क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगी। उसके लिए आपको जैम्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें। अच्छा, हेयर आर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने लिख दिया। H1 का टैग यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। उस H1 के टैग के बाद यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं अब, कि मैं उन जो पंजाब के सूबों के नाम है, मैं वन बाय वन बुलेट्स के अंदर मैं लिखता जाऊं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक OL का टैग यूज करता हूँ। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है कि आपने जितने भी बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं उनको ऑर्डर देना है, कि 1 2 3 4 5 6 ये बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो पहला लिस्ट आइटम मैं डाल रहा हूँ, लिस्ट आइटम का टैग है। लिस्ट आइटम का टैग किस लिए यूज होता है, स्टार्ट भी किया और एंड भी किया, इसके अंदर मैंने वो लिस्ट आइटम डालना है। सबसे बड़ा और पहला जो सूबा है पाकिस्तान का, वो है जी पंजाब। ठीक है, ये एक लिस्ट आइटम हो गई। अगली लिस्ट आइटम डाली मैंने, उसके अंदर लिख दिया सिंध। फिर उसके बाद अगली लिस्ट आइटम डाली, उसके अंदर मैंने लिख दिया बलोचिस्तान। फिर अगली लिस्ट आइटम मैंने डाली, उसके अंदर मैंने लिख दिया KPK। और कुछ कोई फाटा शाटा डालना है तो डाल लो, अब आपकी मर्जी है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं ना, फाटा एंड गिलगित बल्तिस्तान, फाटा एंड GB। तो इसका जो आउटपुट है वो रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखें जरा, हेयर आर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये H1 में लिखा गया। और फिर उसके बाद देखें 1 2 3 4 5, ये हमने तो नहीं लगाया ना, ये हमने तो 1 2 3 4 5 नहीं लिखा, हमने तो सिंपल लिस्ट आइटम्स लिखे थे। और लिस्ट आइटम्स के अंदर उसका कंटेंट दिया था पंजाब सिंध बलूचिस्तान KPK। और ये 1 2 3 4 5 क्यों आया, क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट लगाई है हमने। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि हमने उसको ऑर्डर में लेके आना है। ऑर्डर अगर नहीं लेके आना ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर के बाद हम उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कर देते हैं। UL का टैग लगाएंगे तो वो अनऑर्डर्ड हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह के डॉट्स जो हैं वो आ जाएंगे।
अच्छा जी, अनमोल कह रही है कि सर जी आप मुझे आंसर ही नहीं कर रहे, क्या क्वेश्चन है आपका, बताएं। ऑर्डर्ड का मतलब? ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि हमने उसको एक ऑर्डर के अंदर लेके आना है कि जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं वो सारी की सारी एक ऑर्डर के अंदर है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम ऑर्डर नहीं दिखाना चाहते, 1 2 3 नहीं दिखाना चाहते, तो हम उसको अनऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। इंस्टॉल किया है जैम्प भी, सबलाइम भी, बट ओपन कुछ भी नहीं हो रहा। सबलाइम क्यों नहीं ओपन हो रहा, बताओ मुझे। मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। मुझे जो है, मैं अभी देखता हूँ। स्ट्रीम यार्ड पे आ जाओ मेरे साथ लाइव, आपका जो है वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ सारों के सामने। फेसबुक पे हो ना आप? क्या नाम है आपका? अनमोल आयशा, आप मेरे साथ फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो? आई थिंक यही है। मैं आपको ये एक लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक के जरिए लाइव आओ जरा अभी। और किस किस का मसला आ रहा है, आ जाओ लाइव, सारे ही आ जाओ। पहले मसले सॉल्व कर लेते हैं आज। ये मैंने लिंक भेजा है आपको, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो और लाइव आओ। सब्तैन हैदर। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, आ जाओ। और किस किस को आना है लाइव? आप आई नहीं हो लाइव, अनमोल अभी तक आप लाइव नहीं आई। ये हमारे मेंबर्स हैं। हसन पूछ रहे हैं पैराग्राफ जस्टिफाई कैसे होगा। सारा कुछ होगा बेटा, लेकिन ये अभी कुछ लोग हैं इनको प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं जरा इनके मसले सॉल्व कर लूं, फिर उसके बाद देखते हैं। क्या नाम है जी? सब्तैन। कौन सा लिंक सर जी? मैंने आपको इनबॉक्स किया है आपके फेसबुक के ऊपर, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और आ जाओ। अच्छा जी, और कौन है ये? लुबना शहजादी। तुम्हारा मैसेज वाला माशाल्लाह ऑप्शन ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूं बताओ। इतनी प्राइवेसियां लगाई हुई हैं। चलो, सत्यान आपको भी मैसेज हो गया है। अरसल यूनस कह रहे हैं कि सर मुझे कोई भी इशू नहीं है, लेकिन मैंने भी लाइव आना है। ठीक है जी, सही है। आ, सारे ही लाइव आ जाओ, मैं चला जाता हूँ। यही रह गया। अच्छा, और कितने लोग हो गए हैं? सप्तैन को चला गया है और लुबना, लुबना रहती है।
यही है जी लुबना। ये लुबना को हम मैसेज कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से भी जाना था। कौन सी वाली है अब लुबना? पता नहीं कौन सी है, ये लोग ही नहीं आ रहे कमेंट्स में यार। कमेंट्स जो है ना वो मुझे यहाँ से जो है वो स्ट्रीम यार्ड कमेंट नहीं करने देगा। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ना, कमेंट में कर दिया तो तुम लोग सारे ही लाइव आ जाने। जितने लोगों को भेजा है वो तो आए। हाँ सही है, ठीक है। और कुछ क्रोम में शो नहीं हो रहा। आप लोग डायरेक्टली कर लो। देखो मैं अब अगर सिंपल सी बात करूँ ना, अगर आप लोगों का कोई जैम्प का मसला चल रहा है तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल जब क्रिएट करता हूँ उसको मैं सेव करता हूँ। तो मैंने सेव कर लिया एच टी डॉक्स के अंदर ना, उसको मैंने उसका नाम रख लिया लेक्चर 1.html, या फिर आप उसको रख लें ई रोजगार .html। ठीक है, उसके अंदर मैंने कोड किया कुछ, सारे का सारा कोड उसके अंदर जो भी आपने करना है। मैं जल्दी जल्दी से जरा कोड कर देता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ लिख लेते हैं इसके अंदर। तो इतना सा कोड कर लिया मैंने और इसको सेव कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे सी पैनल के अंदर, सॉरी दिस दिस पीसी, सी में गया, जैप के अंदर गया, और ये मैं चला गया एच टी डॉक्स में। तो यहाँ पे मुझे जहाँ पे वो ई रोजगार वाली फाइल है ना, ये किधर गई? ये फाइल पड़ी है ई रोजगार की, जो मैंने अभी मैंने जो है वो इसको क्रिएट किया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक भी करूंगा ना तो ये मेरे गूगल क्रोम में खुल जाएगी और मुझे ये आई लव पाकिस्तान और ये जो सारे का सारा काम था ये मुझे शो हो जाएगा। किसी जैम्प की जरूरत नहीं पड़ी, देखें। ठीक है, तो बगैर रैंप के आप लोग ये काम कर सकते हो। अब ये हीरा खान कह रही है कि सर अपाची स्टार्ट नहीं हो रहा मेरा, तो अपाची की अभी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अपाची के बगैर भी आप लोग ये काम कर सकते हो कि डायरेक्टली उसको इस तरह लेके चल सकते हो। फाइल सेव करो सबलाइन के अंदर, उसको नाम दो eroजगार.html का, एच डॉक्स में जाओ, उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। इतना सा काम है। 11 बज गए हैं, टाइम आज के लेक्चर का खत्म हो गया और अभी तक हमारे से एक फाइल जो है वो नहीं बन रही। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं शाबाश भी देना चाहता हूँ, जिन्होंने पहली दफा में ही वो सीख लिया है सारे का सारा काम। लेकिन अभी ये जो लोग जिनको मसले चल रहे हैं, सारे के सारे मसाइल चल रहे हैं, इनको सिंपल करना ये है कि अब इन मसाइल को जल्द से जल्द सॉल्व कर लें। मैं थोड़ा सा आज का जो लेक्चर है मैं उसको अगर रिपीट कर दूं कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो हमने आज स्टार्ट किया, ये सारे का सारा काम पढ़ा कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, और एच टी एम एल, सी एस एस, पी एच पी, माई एस। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सबलाइन भी ओपन नहीं हो रहा, तो आप लोग ना कॉल करें शेजर को, ठीक है, या फिर उसका फॉर्म फिल करें, ताकि आज ये सारे के सारे मसले सॉल्व हो जाने चाहिए। कल को मैं इन मसाइल को अगर टाइम देता रहा तो बेटा लर्निंग कब होगी, काम कब करोगे? अगर तुम लोगों से अभी यही चीजें क्लियर नहीं हो रही तो काम कब होगा, सीखना कब है? मैंने आप लोगों को कल एक बात कही थी कि मुझे जितना खींचोगे ना उतना ज्यादा मैं दूर तक लेके जाऊंगा आपको। अगर मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर लगा रहा तो सारे का सारा जो लेक्चर का टाइम है वो इन्हीं चीजों के अंदर जाया हो जाएगा, और हम लोग रोजाना आके यही देखा करेंगे कि फलां बंदे का सबलाइन नहीं चल रहा और फलां बंदे का जो है वो जो चीजें हैं वो नहीं चल रही। तो इनको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ये देखें, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑल क्लियर सर फ्रॉम माय साइड, डन एवरीथिंग, थैंक यू, एंड सब कुछ डन है सर, माशाल्लाह, गुड। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये इसको देख लें। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अगर HTML की बात करता हूँ तो HTML के अंदर हमने एक टैग पढ़ा HTML का, फिर उसके बाद हमने एक टैग पढ़ा हेड का टैग, फिर एक बॉडी का टैग, उसके बाद हमने बॉडी के अंदर एक H1 का, H2, H3, जिसको हम सिंपल अगर हेडिंग ही बोल लें कि हेडिंग के टैग्स पढ़े H1, H2, H3, उनको बंद करना चलाना, ये सारे का सारा कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी है लिस्ट आइटम्स की। ठीक है, लिस्ट आइटम्स
जिसको हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें जो है वो हमने आज डिस्कस की हैं, यही आपकी आज की असाइनमेंट है। और ये सारे का सारा काम आप लोगों ने आज ये इतना सा कोड करके आना है। कल को इंशाल्लाह हम बाकायदगी से जो है वो HTML स्टार्ट करेंगे, HTML के टैग्स दोबारा से स्टार्ट करेंगे, HTML से शुरू करेंगे और देन दोबारा से आगे जाएंगे। ठीक है, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल छोटा सा एक एक सिनेरियो है ना, उसको फॉलो कर लें। जिसको भी किसी को एरर आ रहा है वो उस फॉर्म को फिल करे, आपको वो हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आपका ये सारे का सारा चीज जो है वो सामने आ जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यही आपकी असाइनमेंट है कि आपका ये सारे का सारा काम कंप्लीट हो, कम से कम सबलाइम और जैम्प के अंदर किसी को मसला ना हो। और ये कुछ बेसिक से टैग्स हमने आज डिस्कस किए हैं, जिसमें HTML है, हेड का टैग है, टाइटल का टैग है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने हेड के अंदर लिखा था। तो टाइटल का टैग आप लगा के उसका ये जो यहाँ पे शो करवाते हो आप लोग, इधर टैब के अंदर जो चीज होती है वो टाइटल के टैग के अंदर आती है। तो यही आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने आज कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।